सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं FY BCom का जो हमारा बेसिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है इसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 का लाइन एंड कर्व्स का, जिसके अंदर आज हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ लाइन एंड कर्व्स को देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होती है एक लाइन और जो मतलब लाइन्स जो होते हैं, कर्व्स जो होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस बोला गया है वो है ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ फंक्शनल रिलेशन। यानी क्या, ये देखो सबसे पहला तो मेन इंपॉर्टेंस यही है, लाइन का काम यही होता है कि वो ये दिखा सके कि कैसे जो दो वेरिएबल्स है y और x, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको ये दिखा सके कि ये पॉजिटिव रिलेशन में, नेगेटिव रिलेशन में, कैसा रिलेशनशिप है उनके बीच में, उसको दिखाने का काम मतलब ये अपने कर्व का काम रहता है। ठीक है, तो लाइन्स एंड ग्राफ डिपिक्ट फंक्शनल रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे कर्व आएगा। दे आर डिराइव्ड बाय प्लॉटिंग द x एंड y वेरिएबल्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है बेसिकली, इसका मतलब ये होता है, ये देखो अपना ये y वाला y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है जहाँ पर हम लोग प्लॉट करेंगे इसको कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। तो इस जगह पर हम लोग जहाँ पर भी अपना बनाएंगे अपना कर्व, तो उसी को बोला जा रहा है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जाए कि दे आर डिराइव्ड बाय प्लॉटिंग द x एंड y वेरिएबल्स। जो x और y वेरिएबल्स जो रहते हैं उनको हम लोग प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, मतलब जो भी स्पेस रहता है यहाँ पर, वहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ को पुट आउट करते हैं, वहाँ पर अपने पॉइंट्स लगाते हैं, प्लॉट करते हैं। और जो कार्टेशियन प्लेन है वो यहाँ पर बताया गया कि डिराइव्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट आर पेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब यहाँ पर ये बोला है कार्टेशियन प्लेन का मतलब ये है कि जब दो एक्सिस जो है एक दूसरे को यहाँ पर परपेंडिकुलरली जुड़े हुए हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एंड जो यहाँ पर स्पेस होता है इसी को कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। ठीक है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन गिव ए विजुअल पर्सपेक्टिव टू अ फंक्शनल रिलेशनशिप की मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमको एक विजुअल पर्सपेक्टिव दिखाता है, मतलब दिखाता है हमको कि कैसे इनके बीच में रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच का। ठीक है, दूसरा है ईजियर अंडरस्टैंडिंग, यानी क्या कि लाइंस और कर्व जो रहते हैं वो हमें समझने में मदद करते हैं अच्छे तरीके से कि मतलब यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है, कि आपका जो कर्व है वो कैसे रिलेशनशिप में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से इन कर्व की मदद से समझ पाते हो, आपको पूरा डाटा देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो लाइन एंड कर्व हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एज दे आर विजुअली डिपिक्शन। ठीक है, आराम से आपको दिखते हैं इसलिए आपको अच्छे से समझ आता है। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलिज्म। ठीक है, मार्जिनलिज्म का मतलब ये है कि जैसे आपको पता होगा, देखो मार्जिनलिज्म का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए क्या करते हैं कि उसके अंदर एक एडिशनल यूनिट को ऐड कर देते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं, एंड देन चेक करते हैं कि क्या चेंज उसके अंदर आ रहा है और उस हिसाब से हम डिसीजन फिर लेंगे, तो उसको मार्जिनलिज्म बोला जाता है। तो यहाँ पर भी हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। कैसे, तो देखो आपको देखेगा कि हमने जो स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, तो अगर हम यहाँ पर चेंज कर देते, मान लो एक से चेंज कर देते, तो ऐसे टाइम पर स्लोप कितना बदल जाएगा वो भी आप देख पाओगे इन मतलब ये फॉर्मूलाज की मदद से, इन लाइन एंड कर्व की मदद से। ठीक है, तो द स्लोप ऑफ अ लाइन और कर्व इज एन इंपॉर्टेंट मेजरमेंट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो लाइन एंड कर्व ये कितना झुके हुए नीचे ऊपर, वो आपको ये दिखाते हैं कि कैसे कितना कोई वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल को कितना अफेक्ट कर रहा है, वो आपको इससे पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है ड्यू टू द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर स्लोप को मेजर करने के लिए फॉर्मूला है। दिस हेल्प टू अंडरस्टैंड मार्जिनलिज्म इन इकोनॉमिक बिहेवियर। मार्जिनलिज्म कॉन्सेप्ट क्या है, तो जब लोग जो है मेक करते हैं इकोनॉमिक डिसीजन ओवर स्पेसिफिक यूनिट और इंक्रीमेंट ऑफ यूनिट रादर देन मेकिंग कैटेगोरिकल डिसीजन। Slope of marginal revenue and cost, marginal utility, marginal productivity, etc. are very useful in understanding marginalism in economic behavior। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिक्स के जो मतलब टॉपिक्स है उनको समझने के लिए और देन डिसीजन लेने के लिए। फोर्थ है अप्रोक्सीमेशन ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर। ठीक है, अब देखो ये जो डाटा आता है यहाँ से, मतलब ये जो लाइन कर्व जो हमको डाटा देते वो हमको मिनट टू मिनट डिटेल नहीं देते, ये हमको सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट डाटा देते कि हाँ लगभग इतना हमारा इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, वो हमको सिर्फ दिखता है। एकदम डिटेल में मिनट टू मिनट डिटेल्स नहीं दिखती है आपको कि हाँ यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, वो आपको नहीं दिखता, आपको एक अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है। ठीक है, तो इट मस्ट बी रिमेंबर दैट द मोस्ट कर्व इन इकोनॉमिक्स इंडिकेट एन approximation of the behavior of variables but not the exact behavior in minutes detail। ठीक है, तो एकदम डिटेल में वो नहीं दिखाता, अप्रोक्सीमेट आंसर आपको मिलता है।
फिफ्थ होता है सेटरस पेरिबस, यानी क्या, देखो अब सेटरस पेरिबस इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स थ्योरी में आपको पता है कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, उसी को बोलते हैं कि एक ही वेरिएबल चेंज होगा और बाकी सारी चीज़ें होल्ड रहेंगे, मतलब होल्डिंग में रहेंगे, मतलब नहीं चेंज होंगी, कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो कर्व जो रहते हैं, लाइंस जो रहते हैं, वो भी ये मदद करते हैं इकोनॉमिस्ट को कि ग्राफ के अंदर भी आप ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करेगा एंड बाकी सारी चीज़ें जो रहेगी वो सेटरस पेरिबस हो जाएगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। ओके, यहाँ पर सेटरस पेरिबस का इस्तेमाल भी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन, मतलब क्या कि आप ये जो लाइन एंड कर्व्स जो है इनको अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी जगह पर, हर एक ग्राफ के अंदर आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है कि लाइन एंड कर्व जो रहते हैं ये आप किसी भी ब्रांच है इकोनॉमिक्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ के अंदर हर एक ग्राफ के अंदर आपको एक कर्व दिखेगा, लाइन दिखेगा, तो मतलब कहीं हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर एग्जांपल, और इसको सबसे ज़्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सप्लाई डिमांड कर्व में, इंडिफरेंट कर्व में, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व में, ऐसे अलग अलग कर्व्स जो रहते हैं सप्लाई एंड डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई डिमांड वाले, ऐसे अलग अलग कर्व्स जो रहते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग, जैसे यहाँ पर कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ बजट, इनसे इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, जैसे इन्फ्लेशन, वो सारी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड कर्व्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ऐसे मार्जिनल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से और जगह पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कह सकते हो कि लाइंस एंड कर्व्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड अलग अलग जो इकोनॉमिक्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं इन मतलब जो लाइंस एंड कर्व्स होते हैं। तो इनका वाइड रेंज एंड एप्लीकेशन है, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब नाउ यहाँ पर अपना लेक्चर आज का फिनिश होता है एंड अपना चैप्टर नंबर 7 भी फिनिश हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें, और जो है वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक भी दे देना। और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको ये लेक्चर का पीडीएफ चाहिए स्टडी पर्पस के लिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।